नमस्कार। आज सुनिए वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी पुतली घर। सुबह टीवी देखते हुए नाश्ता करना लगभग आदत में शुमार हो चुका है। कुछ दिन पहले की घटना है। जैसे ही टीवी खोला और नाश्ता करने बैठी, टीवी पर वीडियो क्लिपिंग सहित खबर आ रही थी कि वर्षों पुरानी कठपुतली कॉलोनी पर डीडीए के कारिंदे कल धावा बोल दिया। लगा जैसे नाश्ते में कोई कंकड़ आ गया हो और हाथ का हाथ में ही रह गया और मैं सामने चलते उन दृश्यों को गौर से देखने लगी। कुछ नॉस्टैल्जिक सा महसूस करती हुई मैं आंखें फाड़े उस जमीन दोज होती परंपरा को अपलक देख रही थी। दूर तक फैली एक अंधेरी सी गंदी मैली कुचली बस्ती में हंगामा मचा दिख रहा था। वहाँ के निवासी हैरान परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे, झूमा झटकी कर रहे थे। पहनावे से बंजारे से दिखती औरतों की गोद और साथ में बच्चे थे। दूध मुँहे शिशु पसीने से लथपथ से पूरा दृश्य देख रहे थे। सर पर छापेदार लाल पीले पगड़ी बांधे और धोती कुर्ता पहने कुछ बुजुर्ग मर्द अपनी बाजुओं में कठपुतलियों को समेटकर और कुछ बर्तन भाड़े मिट्टी के घड़े वगैरह लिए रुआंसे से एक कोने में खड़े थे और हाथ जोड़कर उनके घर न उजाड़ने की गुहार कर रहे थे। लेकिन कुछ नौजवान कठपुतली चौड़े में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनमें और आवास विकास के कर्मचारियों के बीच मुठभेड़ सी हो रही थी। बच्चे रो रहे थे, औरतें अपनी जुबान से चीख रही थीं, मर्द बस्ती उजाड़ने वालों से जूझ रहे थे। अपनी परंपरा को बचाने की आखिरी कवायद। यह दृश्य बिल्कुल बचपन में देखे कठपुतली के नाच में दो सेनाओं के युद्ध का मंजर लग रहा था। वही रुदन, चित्कार, ओंकार, टंकार। फर्क इतना ही था कि वह मनोरंजन जीविकोपार्जन के लिए था। वह काठ की कठपुतलियों को नचाने वाले लोक कलाकार थे और यह जीविकोपार्जन को उखाड़ फेंकने की कवायद थी, जिसके जिंदा पात्र किसी और के इशारे पर नाच रहे थे। खबरों के नेपथ्य में भारी भरकम बुलडोजर लोक कलाकारों की उस जर्जर बस्ती को कुचल तबाह करते आगे बढ़ रहा था। जो घर अभी अपने बर्बाद होने का इंतजार कर रहे थे, वे छोटे छोटे दड़बा थे। ने किसी तरह जुगाड़ कर घर का रूप दे दिया गया था। हालांकि इस बस्ती को बसाने वाले यह लोक कलाकार अपने भविष्य से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने कर्ज लेकर किसी तरह धन का जुगाड़ कर इनके पट्टे बनवा लिए थे और निश्चिंत थे। उन्हीं बेकार हो चुके कागजों को लिए वे खड़े थे और अफसरों को दिखा रहे थे। वे हदभाग नहीं जानते थे कि देश पट्टों पटवारियों से बहुत आगे आधार युग तक पहुंच चुका है, जहां यह सब प्रमाण महज कागज की चिंदी दिया गया रह गया है। वे तो भूमाफियाओं का भी अर्थ तक नहीं जानते। फिलहाल कठपुतली कॉलोनी के उन बासिंदों की स्थिति अब उस हालत तक पहुंच गई थी जब उनकी तमाम दलीलें, ररियाहट, रोष ढह चुके थे। अपनी दमदार आवाज़ और जोश से वीरों की कथा सुनाने दिखाने वाले लोक कलाकार पराजित सैनिकों की तरह दबे सहमे से एक कोने में खड़े थे और उस विनाशकारी कार्यवाही का मंजर बुझी हुई सी आंखों से देख रहे थे। त्योहारों पर चूना गेरू से लोक आकृतियों को औरतों ने अपने कच्चे घरों की दीवारों पर जो उकेरा था, वो दीवारें अब निराकार मिट्टी के ढेले में तब्दील हो चुकी थी। औरतें खामोश थीं, उनके दिल धड़क धड़क रहे थे। वर्तमान चीख रहा था, भविष्य आंखों के सामने रौंदा जा रहा था। कठपुतलियाँ जिस सुरीली तान की धुन पर लहरा लहरा कर नाचती थी, वह तान खामोश थी और महाराजाओं महारानियों में गढ़ी उन रौबदार कठपुतलियों की लाशें जमीन पर चितर पड़ी थी। खेल वाली नहीं, सच्ची, गोया यह भी उनकी परंपरा और तहजीब का ही एक हिस्सा हो। मेरी स्मृति में टीवी पर लोक कलाकारों की बर्बादी की वीडियो क्लिपिंग के पीछे कुछ कहानियाँ चल रही थी। सच्ची कहानियाँ। हमारी पैदाइश उस ज़माने की है जब मनोरंजन बहुत खालिस, भोले और सहज हुआ करते थे। मनोरंजन के नाम पर बंद कमरे में बैठ
दुनिया भर के गेम्स, फिल्में आदि देखने के सुविधे तब नहीं थे। जयपुर में नानी रहा करती थी। नानी की पुश्तैनी हवेली पुराने इलाके में थी, जो लोक कलाकारों की बस्तियों से घिरी हुई थी। नानी का मोहल्ला बड़ा रौनकदार था। कभी बंदर भालू नचाने वाला डुगडुगी बजाकर तमाशा जनों को इकट्ठा कर रहा है, कहीं कोई सांप वाला अपनी वही नागिन धुन बजाकर मजमा जमा रहा है, तो कभी कोई जादूगर हथेली में मिट्टी रखकर उससे सिक्का निकाल रहा है, और कभी कठपुतली का नाच कुछ बड़ा आयोजन हुआ करता था। रात में पूरा मोहल्ला आयोजन स्थल पर जमा हो जाता। हम सब तमाशबीन जमीन पर बिछाकर बैठ जाते और चबूतरे, जिस पर रोशनी में काले कपड़े से ढका एक छोटा अस्थायी मंच बनाया जाता था, देखते रहते। कठपुतली का खेल किसी लोकगीत से शुरू होता, फिर सीटियाँ, नगाड़े, ताशे, ढोल, बाजे और देसी साउंड इफेक्ट के साथ घूप अंधेरे के उस रोशन हिस्से में नाचती ठुमक कठपुतलियाँ नमूदार होती। यह नाटक प्रायः पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौर या महाराणा प्रताप जैसे ऐतिहासिक चरित्र पर आधारित होते। कभी घुप अंधेरे के बीच रोशनी का वह आयताकार हिस्सा किसी राजा का दरबार बन जाता, जहाँ दरबारियों के सामने ठुमक ठुमक कर कोई रक्कासा नाच रही होती। कभी दो राजाओं के बीच युद्ध का स्थल, घोड़ों की टाप सुनाई देती। तभी महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर ठसक से सवार हो नमूदार होते और एक काल्पनिक नाले से लंबी छलांग लगाकर नगाड़ों की जोरदार थाप से मंच पर 5 चक्कर तेजी से लगाकर गायब हो जाते। घोड़ों के टापू, गानों और संवादों वो आवाज़ के तिलजला बुद्धि से तब कई कोस दूर थे। हम उस जादू की दीवार को भेद कर उसका रहस्य जानना चाहते, और फिर एक दिन मुझसे 3 बरस बड़ी ममेरी बहन मीरा दीदी, जो नानी के घर ही में रहती थी, उन्हें बताया कि कठपुतली नचाने वाले लोग अपने पास ही तो रहते हैं। यह सुनकर मैं बेहद खुश हुई। देखना है उन्हें, दीदी ने कहा, और फिर मैं और दीदी अपनी उत्सुकता को अपनी आँखों में दाबे छुपकर कठपुतली वालों के उस मोहल्ले में पहुँच गए। दीदी ने घर में किसी को न बताने की कसम खिलाकर यह रहस्य उद्घाटन भी किया था कि वह तो स्कूल अक्सर इसी कच्चे रास्ते से जाती है और उन्हें भी इन लोगों को देखना अच्छा लगता है। अब मैं और दीदी किसी न किसी बहाने से उसी मोहल्ले से होकर निकलते। यहाँ की दुनिया हमारी दुनिया से अलग थी। मंच पर ठुमक कर लहराती जानी पहचानी वही ठुमक ठुमक कर लहराती जानी पहचानी कठपुतलियाँ हमें वहाँ घरों के बाहर कच्ची दीवार के सहारे धागों से लटकी दिखाई देती, गोया थक कर अब सुस्ता रही हो। पुतली घर, बारिश, धूप, आंधी, तूफान, धुंधला सा पीला बोर्ड जिसके कोनों पर कठपुतलियों की 2 तस्वीरें बनी थी, वही मोड़ पर लगा था। यहीं से उन लोक कलाकारों की बस्ती शुरू होती थी। वो एक उबड़-खाबड़ सी बस्ती थी, जिस पर 15-20 कच्चे पक्के से घर बने हुए थे। कुछ दूरी पर एक पेट्रोल पंप था, जिसके अहाते में एक नल लगा था। पूरी बस्ती वहीं से पानी भरती और मर्द तो नहाते धोते भी वहीं थे। पेट्रोल पंप के पीछे जंगली पेड़ पौधों से भरा जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, और उसके बाद हाईवे, जो रात दिन भारी वाहनों से आबाद रहता। शौच के लिए वे सब जंगल जाते और जंगल जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करते। जाड़े जब अपने चरम पर होते, शहरवासी यही संझा से अपने अपने घरों में रजाई में घुसे या बरोसी रूम हीटर्स के आगे बैठे रहते, राहत पाते। तब एक कठपुतली मोहल्ले के लोग बाहर मैदान में गुट्टू में बैठे लकड़ियाँ जलाकर तापते दिखाई देते, और तपती धूप में इन्हीं दरख्तों की छांव में मूंज की खाट पर या फिर ज़मीन पर बैठे अपने कामों में मशगूल रहते। भरी गर्मियों की रात यहीं बाहर सोते हुए कट जाती थी, लेकिन बरसात अजाब कीचड़ ही कीचड़, सांप बिच्छू
इनके दिक्कतों में मैंने कभी उन लोगों को उदास या लड़ते झगड़ते नहीं देखा। वो छोटा सा मैदान और उसमें लगे घने दरख्त उनका घर आंगन था। 2 ऊँट, कुछ गाय और बकरियां उन्हीं घने दरख्तों के नीचे पगराते बैठे रहती। कभी कभी वही मैदान में बैठे हुए मर्द औरतें कठपुतलियाँ बनाते दिखते। मर्द लकड़ी को दरात से छीलकर या फिर गत्तों से उनके लंबोदर चेहरे, बड़ी बड़ी आँखें और मोटे मोटे होंठ बनाया करते और स्त्रियाँ उन्हें खूब प्यार से भड़कीले रंग भरती, जैसे अपने बच्चे को संवार रही हो। उनके चारों ओर रंग बिरंगी पुतलियाँ बिखरी रहती। ऐसा करते हुए कभी हंसी ठिठोली, कभी लोकगीतों का अपनी तीखी मीठी आवाज़ से अभ्यास भी करती रहती। चाला चाला रे ड्राइवर, हौले हौले, अंजन की सीटी में मारा मन डोले। लड़के लड़कियां बहुधा आपस में पड़ी रुई और कपड़े की कतरन से उनकी पोशाक तैयार करते। किनारों पर चमकीली सुनहरे लेस और कांच से उनके लहंगा, लुगड़ी, ओढ़नी आदि सजाते। गोटे छोटे मोतियों में सिलते सितारों से राजा रानियों के आभूषण बनाते। सेठ सेठानी, जमींदार, किसान, जोकर, राजा रानी, घोड़े, ऊँट, सैनिक और न जाने क्या क्या। कभी कभी वह बंजारन बूढ़ी हमें कठपुतलियाँ दिखाती। देखो रे छोरियों, या महाराज अमर सिंह से और या महाराज प्रताप। वो अलग अलग पुतलियों का परिचय बहुत प्यार से कराती, गोया वो इसी परिवार के कोई सदस्य हो। वह इस तरह से परिचय कराती जैसे कठपुतली उसी के परिवार के सदस्य हों। कभी कभी वह हमें इनके इतिहास की कहानी भी सुनाने लगती। या बहुत बड़े राजा थे, अपने घोड़े के चेहरे पे हाथी का चेहरा लगा के लड़ियाँ करता। अरे क्यों, हम अचंभे से पूछते। या खातिर के दुश्मन को जे भरम हो जावे कि राजा हाथी पर बैठा से, कह कर वो पल्लू को मुँह पर ले जाकर अपने पोपे से मुँह से हंसती। पर छोरी किस्मत ने किसने देखिया से, बात पीछे घर भेदी के कारण बाप घन संताप भोग मारे पुरखे से आप वह कुछ उदासी मिश्रित गर्व से कहती। हमें उनकी वह कहानियाँ और रंग बिरंगी दुनिया कोई परीलोक की कथा सी लगती। हमें यह देखकर भी अचंभा होता कि हमारी विशाल हवेली की बातें, घटनाएं, कारोबार, सुख दुख सब हवेली के भीतर ही रहे आते। लेकिन इनकी दुनिया तो यह खुला मैदान था, बल्कि पूरी धरती। वो कोठरी बनाम घर तो महज एक रिवायत थी। वहाँ के दृश्य भी बड़े अलग होते, जो किसी दूसरी ही दुनिया की कहानी कहते। जैसे मैदान ही 2 पेड़ों के बीच झूलती एक मूंज की रस्सी पर रंग बिरंगी कपड़ों की कतारें सूख रही है। कहीं कहीं ताज़ा बनी पुतलियाँ भी, जिनमें घोड़े, हाथी, जोकर, महाराणा प्रताप, अमर सिंह आदि चरित्र तारों पर सूखने लटके हैं। उन्हीं घने पेड़ों की शाखाओं पर एक गदिया में दूध मुँहे बच्चे झूले में सो रहे हैं। बाहर चूने से पुता मिट्टी का चूल्हा जल रहा है, जिस पर सब्जी खदकती। रंगों का लहंगा पहने सील पर खड़े मसाले पीस कोई अधेड़ या बूढ़ी औरत दूर तक मसालों की गंध से राहगीरों के नथुने भर जाते। वहीं किसी पेड़ पर ट्रांजिस्टर टंगा फिल्मी गाने सुनाता रहता। इस तरह गाते बजाते खेल खेल में जीविकोपार्जन के साधन भी जुड़ते जाते और दैनिक कामकाज भी चलते रहते। मीरा दीदी और मैं कुछ देर रुककर उन लोगों के कार्यकलाप उत्सुकता से देखा करते। हमें लगता जैसे हम कोई बहुत बड़ी रंग बिरंगी पेंटिंग देख रहे हैं, चलती फिरती आकृतियाँ। मुझे याद है एक बार जब मैं और मीरा दीदी वहाँ खड़े होकर एक बूढ़ी औरत को चूल्हे पर हथेलियों को हुनरमंद से घुमाते, बड़े बड़े रूट बनाते कौतूहल से देख रहे थे। तभी औरत ने हमें बुलाकर बहुत प्यार से खाट पर बैठाया था। टावरा ने भूखा लाग रही से कह कर एक पीतल की थाली में सब्जी और 2 मोटी बाजरे की रोटी खूब लाड से परोसी थी। मसालेदार चटपटे खाने की खुशबू इस कदर आ रही थी, हम मना नहीं कर पाए। आज तक उस सब्जी का स्वाद जुबान पर अटका हुआ है।
न जाने कैसे यह बात घर में माँ को पता चल गई थी। हम पुतली मोहल्ले में गए, वहाँ डांट पड़ी कि हम सब स्वाद भूल गए। हमें यह कहकर भी डराया गया, वे लोग बच्चों को चुरा लेते हैं। हमें सख्त हिदायत दी गई, अब कभी उस मोहल्ले में नहीं जाओगे। उसके बाद हम वहाँ कभी नहीं गए, लेकिन मुझे महीनों तक माँ की बच्चों को चुराने वाली बात याद रही और मैं अपनी कच्ची बुद्धि से सोचते हुए दूर तक निकल जाती। इतने सरल सहज लोग क्यों बच्चे को चुराते होंगे भला? बस हमारी याददाश्त में कठपुतलियों का अस्तित्व और पहचान उतनी ही है। इसके बाद तेजी से समय बदला, उम्र बढ़ी, शहर बदले और पुराना सब उस नए की तेज धार में धूल पूछता गया। लेकिन फिर भी पुतलियों के वो नाच, वो चेहरे, उन कलाकारों का वो आंचलिक अपनापन हम नहीं भूले। अभी मैं टीवी पर उसी लोक परंपरा के ध्वस्त होने का सीधा प्रसारण देख रही थी। मैं उस बर्बाद होती बस्ती में मिट्टी के चूल्हे, पेड़ पर बंधी रस्सियों पर कठपुतलियों की सूखती पोशाकें, सुरीली आवाज़ भरी घूमर से रावणम और किसी मोटे तने पर लटकी गदलियों में किसी दूधमुहे बच्चे को झूलते सोते हुए देख रही थी। मसालों की प्राचीन गंध मेरी याददाश्त में भर गई थी। टीवी में फिलहाल कच्चे कमज़ोर घरों पर भारी भरकम बुलडोज़र चलते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को कोई भीमकाय दैत्य बेरहमी से अट्टहास करता कुचलता जा रहा हो। कितनी कर्कश होती जाती, कितनी सुरीली और नाजुक होती है यह बूढ़ी लोक परंपराएं। उन्हें अपनी छाती से लगाकर लहूलुहान तक उफ नहीं करती। वहाँ सड़क चलते कुछ लोग खड़े होकर उन लोगों को बर्बाद होना चुपचाप देख रहे थे। बहुत लोगों को उस खबर से कुछ लेना देना नहीं था। उन्हें नहीं पता था कचरे की सूचे ढेर के निकट यह कचरे जैसी बस्ती उन कलाकारों की है जिन्होंने हिंदुस्तान की कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया, संस्कृति में चार चांद लगाए। उनमें कई कठपुतली तो विदेश में भी अपने हुनर का झंडा फहरा आए थे। घटना ताज़ा थी और स्मृतियाँ 40 वर्ष पुरानी। टीवी में दिल्ली के कठपुतली मोहल्ले के उन लोगों के चीखते रोते बिलखते देखकर मैं सोच रही थी कि हिंदुस्तान के तमाम लोक कलाकार हम शक्ल क्यों होते हैं। फिलहाल मैं उस घूंघट के भीतर कलपती बच्चे को छाती से चिपकाए औरत का चेहरा देखना चाहती थी, जो अपने आंसुओं को अपनी परंपराओं के ओट में छिपाए एक कोने में खड़ी सुबक रही थी। क्यों छिपाते हैं यह लोग अपने दर्द? घूंघट में क्यों नहीं चीखते कि बंद करो, यह सब परंपराओं को सांस लेने दो, चैन से जीने का हक हम लोग कलाकारों का भी है। किससे डरते हैं यह? रोटी और मकान तो इनका अधिकार है। आखिर यह हमारी लोक संस्कृति के संरक्षक हैं, कोई विदेशी शरणार्थी नहीं। लेकिन नहीं, यह तो उन लोगों में से है जो कहते हैं हम तो कलाकार हैं साहब, हम गाना गाएंगे और मारोगे तो भी गाना गाएंगे। मिट्टी में रहकर मिट्टी के ही हो गए हैं। यह शाम तक कठपुतली कॉलोनी के ध्वस्त होने की घटना ने एक बड़ा रूप ले लिया था। उन लोक कलाकारों को बचाने के लिए कई सरकारी गैर सरकारी संगठन वहां आ गए थे। बहरहाल बुलडोज़र चलाने का काम अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। जिनकी झुग्गियां उजड़ चुकी थी, वे निरीह से अपने उन जमींदोज हुए बसेरे को भरी नज़रों से देख रहे थे। रात भर सो नहीं सके। कठपुतली नगर की उस बर्बादी का तांडव मेरी आंखों में उलट पलट रहा। अगले दिन मेरा मन नहीं माना। मैं अपने कॉलेज न जाकर कठपुतली नगर की उसी उजाड़ बस्ती को देखने गई। वो बसी बसाई बस्ती अब तहस नहस हो चुकी थी। टूटे बर्तन, बच्चों के खिलौने, कपड़े, पुतलियाँ, सब कुछ मैदान में ऐसे छितरा पड़े लग रहे थे जैसे कोई छत विछत शरीर के अंग प्रत्यंग पड़े हों। वहाँ उस खंडहर बस्ती में अब सिर्फ मनहूसियत पसरी थी। कुछ पुलिस के लोग, विकास आवास विभाग के कारिंदे और बस्ती वाले खड़े थे। उजड़े बासिंदों के एक सरकारी आदमी ने उनके अस्थायी आवास और फिर एक स्थायी ठिकाना बना देने के सरकारी निर्णय से अवगत और आश्वस्त कराने में जुटा था।
बस्ती वाले निरीह चेहरा लिए एक भ्रम से निकलकर दूसरे भ्रम जाल में फंसने की ऊहापोह से गुजर रहे थे। अब उनमें ना संघर्ष करने की ताकत बची थी और न ही इच्छा। ऊर्जा भी खत्म हो गई थी। आखिरकार बची हुई बस्ती को ढहाने भीम का बिल्डोजर फिर चलने लगा। अचानक एक 4-5 बरस का बच्चा बुलडोजर के आगे से भागता हुआ उस मिट्टी के उड़ते गुबार में गायब हो गया। किसी अनहोनी की आशंका से सबकी सांसें जैसे थम गई। भारी भरकम धड़धड़ाते हुए बुलडोजर, जिसने जमीन भी कांप रही थी, बिल्कुल निकट से होकर बच्चे को भागते देख लोग अवाक से रह गए। चीख चिल्लाहट मच गई। बुलडोजर रुक गया। मोहल्ले वाले तमाशबीन, जिनमें मैं भी शामिल थी, देखने दौड़े। दरअसल हम बुलडोजर के पीछे खड़े थे और धूल के अंधड़ से उड़ रहे थे, तो हम अंदाज नहीं लगा पाए कि बच्चा कहाँ गया। जब हम दौड़ते हुए बुलडोजर के आगे पहुँचे और बच्चे को खोजने लगे, तभी अधटूटी झुग्गी से बच्चा सहमा हुआ सा बाहर निकलता दिखाई दिया। उसे सही सलामत देखकर हम सबकी जान में जान आ गई। उसके हाथों में एक रुई भरा कपड़े का ऊँट था, जिसके धुंधले रंग बता रहे थे कभी यह बहुत रंग बिरंगा सुंदर ऊँट रहा होगा। ऊँट की पीठ पर कपड़े की ही 2 टांगें चिपकी सिली हुई थी। सवार यानी घोड़ा यानी राजा का धड़ गायब था और बचे हुए धड़ में से रुई छितरी हुई सी बाहर निकल रही थी। एक सुनहरे रंग के कपड़े की पतली सुनहरी लैस उस घोड़े की गर्दन से निकलकर नीचे को झूल गई थी। बच्चे ने ऊँट को अपनी छाती से भींच रखा था। बावला हो गया क्यों गयो भीतर ने? उसके बाप ने उसने डांटा। बापू, या मैंने बनाया था। सुबकी हुई डरी हुई आंखों में आंसू भरकर कहा और उस छत विछत ऊँट के पुतले को उसने कसकर सीने से चिपका लिया। मुझे न जाने क्यों लगा उस बच्चे के बाजुओं में कठपुतली के अवशेष नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी परंपरा है। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी कहानी पुतली घर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।